Hello guys, my name is Kamal Chhabra and welcome to our official YouTube channel Study Logical। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी पीपीएससी की जो रिक्रूटमेंट है वो अनाउंस हो चुकी हैं 2020 की। तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेके आने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। जो प्रीवियसली आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो जो ये सेशंस रहेंगे वो आपके सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे सेशंस, जिसमें कि जितने भी आपके सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, हम यहाँ इन सेशंस में डिस्कस करेंगे क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक्स, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सी सेट का एग्ज़ाम है उसमें आपको 80 क्वेश्चंस आने हैं और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2.5 की है। मतलब कि आपका जो ये प्रिलिमिनरी का पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में आपके दो पेपर रहेंगे गाइस, पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 के अंदर आपको रहेगा जीएस का पार्ट, जिसमें कि आपको अवेलेबल होंगे 100 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 मार्क्स की, इसलिए आपका ये 200 का सेट पेपर हो गया। और सेकंड पेपर रहेगा आपका पेपर 2, जिसमें कि आपको 80 क्वेश्चंस होंगे सी सेट से रिलेटेड, जो कि हर क्वेश्चन की वेटेज जो होगी वो 2.5 मार्क्स की होगी। मतलब ये ओवरऑल जो पेपर रहेगा, पेपर 2 भी जो रहेगा वो भी 200 मार्क्स का है। काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है गाइस, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा प्री का एग्ज़ाम क्रैक करने। तो जितना हो सके इस वीडियो को या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, काफ़ी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जितने भी हो सके। और चलो तो शुरू करते हैं हम इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड है। आपको ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको ये अवेलेबल है, ये आपको सारी की सारी गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करना होगा गाइस। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको सभी को पता ही होगा कि सभी ने सुन रहा होगा ऐसे क्वेश्चन। तो ये सिलॉजिज्म का पार्ट है, रीजनिंग का टॉपिक है। तो जिसमें कि आपको पहली स्टेटमेंट जो गिवन है, सम ऑफिसर्स आर एस्पायरेंट्स। तो एज यू ऑल नो दैट जो ये क्वेश्चंस हैं वो विद द हेल्प ऑफ हम वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है सम ऑफिसर्स आर एस्पायरेंट्स, तो हम इससे रिलेटेड पहला वेन डायग्राम बना लेते हैं कि सिर्फ कुछ ही ऑफिसर्स ऐसे हैं जो क्या है एस्पायरेंट्स हैं, एंड सारे के सारे ऑल एस्पायरेंट्स आर बॉयज, और सारे के सारे एस्पायरेंट्स क्या हैं, बॉयज हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट का सेट है। तो देखते हैं हमारा पहला कंक्लूजन क्या है। तो हमारा पहला कंक्लूजन है गाइस, ऑल ऑफिसर्स आर बॉयज। तो ये डेफिनेट कंडीशन में डिमांड कर रहा है गाइस कि ऑल ऑफिसर्स आर बॉयज, के सारे ऑफिसर्स ही किसका पार्ट हो, बॉयज का पार्ट हो। बट देखा जाए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऑफिसर ऐसे हैं जो बॉयज का पार्ट है, बट यहाँ जो है डिमांड ऑल की हुई है, जो कि आपको अवेलेबल नहीं है कंडीशन, इसलिए आपका कंक्लूजन जो पहला है वो क्या हो गया, फॉल्स। मूव करते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन, जिसमें कि आपको गिवन है सम बॉयज आर ऑफिसर्स। सम बॉयज आर ऑफिसर्स, तो ध्यान से देखिए ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो किसका है, एस्पायरेंट्स का, और सारे के सारे एस्पायरेंट्स किसका पार्ट है, बॉयज का पार्ट है। जब सारे के सारे एस्पायरेंट्स ही बॉयज का पार्ट बन चुके हैं, तो एस्पायरेंट्स में जो पोर्शन ये ऑफिसर्स का आ रहा था सम वाला, तो वो भी क्या बन चुका है, बॉयज ही बन चुका है। तो यहाँ पर भी डिमांड किसकी की गई है, सम बॉयज आर ऑफिसर्स, जो कि आपका कंक्लूजन जो है वो डेफिनेट ट्रू हुआ। थर्ड कंक्लूजन है सम बॉयज आर एस्पायरेंट्स। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर सारे के सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो बॉयज का पार्ट है, मतलब पूरा ए जो है वो बी बन के बैठा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अगर सारे ही ए या सारे ही एस्पायरेंट्स बॉयज का पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बॉयज भी जो हैं वो एस्पायरेंट्स का पार्ट है ही, जो कि हमें डेफिनेट अवेलेबल है। तो आपका कंक्लूजन नंबर थर्ड भी क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है फोर्थ कंक्लूजन, ऑल एस्पायरेंट्स आर ऑफिसर्स। सारे के सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो ऑफिसर्स हैं, बट जो कि हमें डाटा अवेलेबल नहीं है गाइस, क्योंकि हमें यहाँ क्या गिवन है कि कुछ ही ऑफिसर्स ऐसे हैं जो किसका पार्ट है, एस्पायरेंट्स का पार्ट है। तो हमारा जो फोर्थ कंक्लूजन है वो क्या हो गया, फोर्थ। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा दूसरा और तीसरा कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो।
मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक सिलॉजिज्म का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको पहली स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या है गाइस, ऑल ग्लोब्स आर मून्स, सारे के सारे ग्लोब्स जो हैं वो किसका पार्ट है, मून्स का पार्ट है। एंड ऑल मून्स आर क्या किसका पार्ट है, बॉक्सेस का। तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट का वेन डायग्राम है कि ऑल ग्लोब्स आर मून्स एंड ऑल मून्स आर बॉक्सेस। तो पहला हमारा कंक्लूजन है ऑल मून्स आर ग्लोब्स, ऑल मून्स आर ग्लोब्स। तो ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पर आपको गिवन है कि सारे ग्लोब्स मून्स का पार्ट है। अगर सारे ग्लोब्स मून्स अवेलेबल हैं, बट डिमांड किसकी की गई है कि सारे के सारे मून ग्लोब्स का पार्ट हैं, जो कि यहाँ विजिबल नहीं है, तो ये कंक्लूजन जो क्या हुआ हमारा, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन हुआ फर्स्ट कंक्लूजन। मूव करते हैं सेकंड कंक्लूजन, जिसमें कि गिवन है ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस। तो ध्यान दीजिए इस चीज का, हमें गिवन था कि सारे के सारे ग्लोब किसका पार्ट है, मून्स का पार्ट है, और सारे मून्स क्या बन चुके हैं, बॉक्सेस बन चुके हैं। तो जब सारे मून्स ही बॉक्सेस का पार्ट है गाइस, तो जो पोर्शन ग्लोब्स का मून्स बन के बैठे हैं वो भी किसके अंदर एग्जिस्ट कर चुके हैं, अल्टीमेटली बॉक्सेस के अंदर। तो ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस, ये कंक्लूजन भी क्या हुआ आपका, डेफिनेट ट्रू हुआ। थर्ड कंक्लूजन है ऑल बॉक्सेस आर मून्स। बट यहाँ पर देखिए हमें डाटा जो गिवन है वो सारे के सारे मून्स का गिवन है कि सारे मून्स जो है वो किसका पार्ट है, बॉक्सेस का। तो यहाँ पर जो डिमांड की गई है वो किसकी है, ऑल बॉक्सेस आर मून्स, बट सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो मून्स नहीं है। अगर यहाँ कंक्लूजन होता सम बॉक्सेस आर मून्स, तो ये कंक्लूजन ट्रू होता। इसलिए यहाँ पर ऑल की बात कही है, हमें सारे अवेलेबल नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन। सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, तो सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, तो ध्यान से देखिए, ये अगर आउटर लेयर की हम बात करें तो आउटर लेयर किसकी है, बॉक्सेस की है। तो बॉक्सेस का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ है गाइस, ग्लोब ने। इसलिए आपका जो फोर्थ कंक्लूजन है वो भी डेफिनेट ट्रू है, क्योंकि हमें कुछ बॉक्सेस जो है वो ग्लोब के अंदर विजिबल हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो कौन सा बन चुका है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 से रिलेटेड। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर अवेलेबल है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस सिलॉजिज्म का, प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि सिलॉजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पंजाब के हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, और इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आइदर और का भी रहता है। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के सेशंस डिस्कस हम करेंगे, उसके बाद हम ऐसे सेशंस भी लेके आएंगे जिसमें हम सिलॉजिज्म के अलग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखेंगे, तो उसमें हम ये आइदर और भी डिस्कस करेंगे। बट अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिए, एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन की कैटेगरी है, जिसमें आपको एक पोर्शन अवेलेबल है कोर्स ऑफ एक्शन का। तो जो ये टाइप है गाइस आपकी लॉजिकल रीजनिंग की है, या इसे आप कह सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। तो आप इसे क्रिटिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। तो जो क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके 3 या 4 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, दूसरा दूसरा आपका कोज एंड इफेक्ट का पार्ट भी रहता है, तीसरा पार्ट रहता है आपका एजम्पशन का, और नेक्स्ट पार्ट रहता है आपका आर्ग्यूमेंट का। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पक्का अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की स्टेटमेंट और कंक्लूजन की कैटेगरी है। पहली टाइप रही यहाँ पर एक्शंस की, दूसरी टाइप रही इफेक्ट्स की, थर्ड टाइप एजम्पशन की, और फोर्थ इज योर आर्ग्यूमेंट की। तो ये 4 टाइप्स जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, इनमें से कोई भी टॉपिक आपको अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट में, देखिए क्या बोला गया है, द मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज issued a notification forecasting less rainfall during the next year's monsoon। तो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है कि मौसम विभाग ने एक इंफॉर्मेशन निकाली है, एक नोटिफिकेशन निकाली है कि इस बार का जो मॉनसून आने वाला है इस साल में, तो वो इतना ज़्यादा रेनफॉल जो है वो नहीं पड़ेगी देश के अंदर। तो इससे रिलेटेड आपको क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस गिवन है, तो पहले मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन की सेंस क्लियर कर दूं। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर जो आपके प्रैक्टिकली पॉसिबल हों, प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट हो सकेंगे या पॉसिबल होंगे, सिर्फ वही एक्शंस आपको परफॉर्म करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर
आपका पहला कंक्लूजन गिवन है कि द फार्मर शुड बी एडवाइज्ड टू बी रेडी फॉर द इवेंचुअलिटी। मतलब कि जितने भी किसान हैं उन्हें एडवाइस देनी चाहिए कि जो भी आपको समस्या आने वाली है मॉनसून से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको पहले ही अपने प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। तो एक तरह का सजेशंस है फार्मर्स के लिए, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन पहले ही कर लें, क्योंकि अगर मॉनसून नहीं होगा तो वो सारे के सारे किसान जो हैं देवर र्यूट, तो वो बर्बाद भी हो सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसीलिए पहले ही अगर उन्हें एडवाइस दे देंगे हम, तो उसके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, ताकि वो अपने इरिगेशन के ऑल्टरनेट रिसोर्सेज भी अरेंज कर सकें। तो हमारे पास जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या गिवन है कि द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड वाटर टू इफेक्टेड एरियाज। तो मतलब कि गवर्नमेंट को जितने भी इफेक्टेड एरियाज होंगे, इफेक्टेड एरिया मतलब जहां पर मॉनसून जो है वो इतना ज़्यादा बारिश देने वाला नहीं रहा होगा, तो ऐसे एरियाज को जो है जहां पर आपको देखा कि मॉनसून ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए वाटर के रिसोर्सेज, इरिगेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है गाइस, लॉजिकल बात भी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। तो यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन है आपका सेकंड भी फॉलो कर रहा है और फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, दोनों की दोनों कंडीशंस वैलिड हैं। तो आंसर क्या रहेगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है गाइस, तो ये आपका जो टॉपिक है ये भी रीजनिंग का ही है, तो जिसमें कि आपको टाइप गिवन है ग्रुप ऑफ वर्ड से रिलेटेड। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत ही इजी टाइप रहती है, तो ध्यान से देखिए। तो इस टाइप के अंदर आपको पहली स्टेटमेंट में गिवन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड। मतलब कि आपको 4 वर्ड गिवन है, कौन कौन से, हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड, तो इसका कोड क्या गिवन है, इज रिटन एज 5397। तो ये नंबर्स की फॉर्म में है गाइस। इसके बाद हमें एक और स्टेटमेंट भी गिवन है, मैनी मोर मैचेस। तो मैनी मोर मैचेस का कोड क्या गिवन है यहाँ पर, 982। मतलब कि आपको जितने भी वर्ड्स गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर देखा गया, तो मैनी मोर मैचेस 3 वर्ड्स गिवन है, तो आपको नंबर भी कितने अवेलेबल है, 3 ही अवेलेबल है। तो ये श्योर नहीं है कि मैनी का कोड इन तीनों में से कौन सा होने वाला है। तो मैनी का कोड 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एक और स्टेटमेंट गिवन थी, ही स्कोर्ड 5। तो ही स्कोर्ड 5, 3 वर्ड्स अवेलेबल हैं, तो उनके कोड्स भी क्या है, 3 ही है, 1, 6 एंड 3। तो हम क्लियर नहीं है कि इस बारे में कि ही का कोड 1 रहेगा, 6 रहेगा या 3 रहेगा। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ इज गोल्स रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, मतलब कि हमें इन सभी के सभी वर्ड्स में ये बताना होगा कि इन सभी नंबर्स के बिहाफ पे गोल्स का कोड क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए गाइस एक सिंपल सी अप्रोच है। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी की सारी स्टेटमेंट में देखना होगा कि गोल कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है। जैसे कि मैं ये स्टेटमेंट फिर से देख लेता हूँ एक बार फिर से, क्या क्या है कि हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड। तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी स्टेटमेंट में गिवन था कि मैनी मोर मैचेस, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट गिवन थी। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, ही स्कोर्ड 5। तो हमारा टारगेट है किसका कोड फाइंड आउट करना, गोल्स का कोड फाइंड आउट करना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि इन तीनों स्टेटमेंट में गोल्स कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। तो ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैं इनके कोड भी लिख देता हूँ आपके सामने, 5397, उसके बाद इनका क्या गिवन है 982, और थर्ड वाले का क्या गिवन है 1, 6 एंड 3। तो देखा गया है कि गोल्स जो है वो कहीं भी कॉमन नहीं है। तो गोल्स का कोड निकालने के लिए आपको उसके साथ के गिवन वर्ड्स के कोड्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो स्कोर्ड, सॉरी गाइस, यहाँ पर वर्ड जो है वो स्कोर्ड है।
तो वर्ड जो है यहाँ पर स्कोर्ड अवेलेबल है गाइस। तो देखा जाए तो स्कोर्ड आपका पहले और तीसरी स्टेटमेंट में कॉमन है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट के विद रिस्पेक्ट टू आपको देखना होगा कोड कौन सा कॉमन है। तो देखिए ध्यान से, अगर फर्स्ट और थर्ड में स्कोर्ड कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट और थर्ड में नंबरिंग के टर्म में आपका नंबर 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर स्कोर्ड का कोड क्या हो गया 3। मतलब कि गोल्स का जो कोड है वो 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 जो है वो किसका कोड है, स्कोर्ड का कोड है। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर मैनी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, और मैनी जो है सेकंड स्टेटमेंट में भी आ रहा है। अगर फर्स्ट और सेकंड में मैनी वर्ड कॉमन है तो फर्स्ट और सेकंड में कोड कौन सा या नंबर कौन सा कॉमन हुआ, 9। तो यहाँ से भी हम श्योर हैं कि गोल्स का कोड जो है वो 5 और 3 और 9 दोनों ही नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखें एक और वर्ड अवेलेबल है हाउ, तो हमें हाउ का कोड भी यहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा, बट तीनों ही स्टेटमेंट्स में देखें हाउ कहीं भी कॉमन नहीं है। अगर हाउ भी नहीं कॉमन तो गोल्स भी कॉमन नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर कोड भी हमारे पास कितने अवेलेबल रह गए, टू ही कोड्स अवेलेबल हैं। तो हाउ का कोड भी 5 हो सकता है, गोल्स का कोड भी 5 हो सकता है, और 7 जो है कोड हाउ और गोल्स ये भी दोनों में से किसी ना किसी का हो सकता है। बट हमारा जो टारगेट है वो किसका कोड फाइंड आउट करना है गाइस, गोल्स का कोड फाइंड आउट करना है। तो गोल्स का कोड जो है वो 5 और 7 दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 और 7। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो टॉपिक है गाइस आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की टाइप है, या डायरेक्शन सेंस भी बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको मेनली डायरेक्शंस का आइडिया होना चाहिए। तो 4 कॉमन डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि लेफ्ट साइड पे उनका वेस्ट रहेगा या ईस्ट रहेगा। तो इसे क्राइम करने का एक वे है, हम इन्हें एज अ एक वर्ड ले सकते हैं वी, कि लेफ्ट साइड आपका W रहे दैट इज वेस्ट, और राइट साइड क्या रहे E दैट इज ईस्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें डाटा है कि अलका लेफ्ट होम एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर साउथवर्ड्स। तो लेट अस सपोज ये अलका का होम था, तो सबसे पहले अलका ने क्या किया, साउथवर्ड्स मूव किया, कितना, 5 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हम 5 किलोमीटर मूव करवाते हैं टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद हमें क्या गिवन है, शी टर्न्ड राइट एंड वॉकड 2 किलोमीटर। उसने इस 5 किलोमीटर साउथ मूव करने के बाद एक राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर मूव किया। तो राइट टर्न देखा जाए साउथ फेसिंग में राइट यहाँ होगा और यहाँ लेफ्ट होगा, तो राइट टर्न लेने पे कितना मूव किया गया, 2 किलोमीटर मूव किया। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है ही टर्न्ड राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर। तो अभी के लिए देखा गया है कि उसका फेस जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करने पे राइट जो है वो अपवर्ड रहेगा और लेफ्ट जो है वो डाउनवर्ड रहेगा। तो इस पॉइंट से उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया और कितना मूव किया, 5 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, इस डायमेंशंस का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये लेंथ जो कंप्लीट थी ये भी 5 है, और यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद ये लेंथ भी कितनी आएगी, 5 ही रहेगी। आफ्टर दैट देखा गया है शी इज फेसिंग नॉर्थ, अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो उसके बाद का डाटा गिवन है ही सॉरी शी टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 5 किलोमीटर। तो यहाँ से फिर से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और कितना मूव किया, 5 किलोमीटर मूव किया। तो ये आपका फ्रेम था। देन बोला गया है कि देखिए गाइस ये जो एच है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है उस पर्सन का एंडिंग पॉइंट है। तो पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी हैव टू वॉक टू रीच हर होम स्ट्रेट। तो मतलब कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर अलका को खुद अपने घर की तरफ वापस जाना है तो उसे कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो देखा गया है कि ये अगर लेंथ 2 किलोमीटर है तो ये लेंथ जो है वो इसी लेंथ के इक्विवेलेंट है, तो ये भी लेंथ कितनी हुई 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उसे अगर अपने अपने ही घर की तरफ जाना है तो उसे 7 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करना पड़ेगा। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पॉइंट्स का एक क्वेश्चन गिवन है। तो लिखा गया है कि फ्रॉम अ बॉक्स 20 बॉल्स, के एक बॉक्स के अंदर 20 बॉल्स अवेलेबल हैं
एंड 8 बॉल्स आर टू बी चूजन, और इन 20 बॉल्स में से आपको कितनी चूज करनी है गाइस, 8 बॉल चूज करनी है। तो चॉइस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पूछा गया है कि हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, इसे कितने वेज में किया जा सकता है। अब देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं। मतलब अगर सपोज मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 5 बॉल्स हैं, आपको कोई भी दो पिक करनी है, तो दो आप पहली दो भी ले सकते हैं, दो आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, थर्ड और फिफ्थ भी ले सकते हैं, सेकंड और फोर्थ भी ले सकते हैं, मतलब बहुत से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टर्म आपकी यहाँ पर यूज हो रही है कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो भी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कॉम्बिनेशन में आपका जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या यूज होता है, एन सी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये टर्म आपकी यूज होगी। तो मतलब कि एन जो है वो आपके क्या है, ओवरऑल बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स की बात कह रहे हैं। तो ये बेसिकली जो टर्म है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये आपका प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है काफी ज्यादा। तो इससे रिलेटेड भी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और देखा गया है कि आर जो है वो क्या है आपकी 8 बॉल्स, मतलब आर की वैल्यू है 8 और एन की है 2, मतलब कि मुझे आउट ऑफ 20 कितनी बॉल्स की सिलेक्शन करनी है, 8 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है। तो इसका रिक्वायर्ड का आंसर क्या रहेगा, 20C8, और आप इसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो कि आपको कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक परपेंडिकुलर इन अ वन डे। अब गाइस ये जो है वो रीजनिंग में क्लॉक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक दिन में कितनी बार आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली जो क्लॉक है गाइस, तो उसमें एक तरह से देखा जाए तो तीन कंडीशंस बनती हैं। कौन कौन सी तीन कंडीशंस बनती हैं, 0 डिग्री की, 180 डिग्री की, एंड 0 डिग्री, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री की। तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है गाइस, ओवरलैपिंग करना, या हम इसे टेक्निकल टर्म बोल सकते हैं कोइंसाइड करना। 90 डिग्री जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, परपेंडिकुलर की सिचुएशन, और 180 डिग्री का मतलब हो गया अपोजिट। तो ये सब सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं क्लॉक में एक पूरे दिन के अंदर। अब देखा गया है कि जो 0 डिग्री की सिचुएशन है या ओवरलैप जो होती हैं, वो 1 घंटे के अंदर दोनों की दोनों हैंड्स जो हैं वो एक ही बार होती हैं। और जो ये 0 डिग्री की कंडीशन है, और जो 180 डिग्री की कंडीशन है वो भी 1 घंटे में कितनी बार होती है डिस्कस, एक ही बार होती है। पर जो 90 डिग्री की कंडीशन है वो 1 घंटे में कितनी बार होती है गाइस, 2 बार एग्जिस्ट करती है। बट एक रूल है क्लॉक के अंदर कि जो चीज 1 घंटे में एक बार होती है तो वो 12 घंटों में कितनी बार होती है गैस, 11 बार। ये एक फिक्स्ड कंडीशन है। जब हमारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में आपको चैप्टर टू चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक के लिए ध्यान में लीजिए इस चीज़ को कि जो चीज़ 1 घंटे में क्लॉक में एक बार एग्जिस्ट करेगी वो 12 घंटों में 11 बार। तो मतलब कि ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट है जहां पर 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता, तो वो टाइम स्लॉट होता है गाइस बिटवीन 11 टू 1 o'clock। इसी तरह फिर से देखा गया है तो 1 घंटे में जो 180 डिग्री का एंगल है, मतलब जो अपोजिट हैं दोनों हैंड्स, वो 1 घंटे में एक बार होंगी। अगर जो चीज 1 घंटे में एक बार है वो 12 घंटों में कितनी बार होगी गाइस, 11 बार। अब जैसे कि जो 0 डिग्री का एंगल है 11 से 1 के बीच में आपको एक ही बार दिखाई पड़ेगा, इसी तरह 180 डिग्री का जो एंगल है बिटवीन 5 टू 7, ये भी एक ही बार दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 5 से 7 तक देखा जाए 2 घंटे हुए, 2 घंटे हुए तो 180 डिग्री भी 2 बार बनना चाहिए, बट आपको कितनी बार दिखाई देगा, सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा। तो इसके भी कुछ ना कुछ प्रूफ्स होते हैं गाइस, विद सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे ये सारे का सारा सेशन भी क्लॉक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर।
तो जो चीज़ 1 घंटे में 1 बार है तो वो 12 घंटों में 11 बार है, बट जो चीज़ 1 घंटे में 2 बार है वो 12 घंटों में कितना है, 22 बार है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो 12 घंटों के अंदर कितनी बार बनेगा गाइस, 22 बार। अब इसके भी टाइम स्लॉट होते हैं गाइस, फिर से वही बात, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ही मैं आपको क्लियर करूंगा। हालांकि आपको ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। आपके जो नॉर्मली क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे ही रहेंगे कि बताइए एक दिन में या 12 घंटों के अंदर 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो 12 घंटों में कितनी बार बनता है गाइस, 22 बार। बट यहाँ पर हमें जो बात की गई है एक दिन की बात कही गई है, मतलब कि पूरे दिन में। अब पूरे दिन में हमारे पास होते हैं गाइस कितने, 24 घंटे। तो अगर 12 घंटों में 22 बार 90 डिग्री का एंगल बना, तो अगले 12 में भी 22 बार और 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 22 और 22 कितना हो गया, 44। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डाटा गिवन किया गया है कि 4 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 6, 8 एंड 14 सेकेंड्स। तो चार वैल्यूज अवेलेबल हैं कि 4 बेल्स हैं जो 4, 6, 8 और 14 सेकेंड्स के बाद जो है वो रिंग करती हैं। दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली 12 ओ क्लॉक। मतलब उन्होंने एक साथ जो है बजना शुरू किया कितने बजे, 12 बजे बजना शुरू किया। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये अवेलेबल है कि एट व्हाट टाइम दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली, कि वो दोबारा फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, 12:02 48 सेकेंड, 12:03 या 3 मिनट 20 सेकेंड या 3 मिनट 44 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक सिंपल सी अप्रोच है गाइज। आप इसे यूज कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो देखा जाए इन चारों की जो टाइम ड्यूरेशन है, इन सभी नंबर्स का एलसीएम कितना रहेगा। तो एलसीएम होपफुली आपको निकालना आता ही होगा, फिर भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ एलसीएम निकालने की। एलसीएम मतलब हो गया गाइस लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो सभी से डिवाइड हो रहा हो या सभी का मल्टीपल हो। तो फाइंड आउट करने की एक सिंपल अप्रोच है, किन्हीं भी नंबर्स का अगर आपको एलसीएम निकालना हो हमेशा आपको बड़े नंबर को टारगेट करना है। अगर बड़े नंबर को टारगेट करें तो 14 इंटू वन कितना हो गया, 14। तो आपको इसे मल्टीपल में लेना होगा। तो देखते हैं 14 जो है चार बाकी रिमेनिंग 3 नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो रिमेनिंग नंबर से डिवाइड हो गया तो इन चारों नंबर्स का एलसीएम जो है वो क्या रहेगा, 14। अब देखा जाए तो 14 जो है वो 6, 8, 4 तीनों के टेबल पे नहीं आता। अब 14 को डबल कर दीजिए, मतलब कि जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर होगा आपको उसी के ही मल्टीपल्स देखने हैं। जो मल्टीपल इन तीनों नंबर से रिमेनिंग नंबर से डिवाइड हो जाए वही उस नंबर का एलसीएम रहेगा। अब 28 की बात करें तो 28 6 के टेबल पे नहीं आता, मतलब ये भी इन चारों नंबर्स का एलसीएम नहीं है। इसी तरह आपको देखना होगा 42 देखेंगे वो भी नहीं है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपको कैलकुलेशन वास्ट बनानी होगी गाइस, आपको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इन सारे के सारे नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना है, 168। तो 168 जो है वो इन सभी के सभी नंबर्स का क्या है, एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि वो कितनी बार दोबारा फिर से साइमल्टेनियसली एक साथ बजेंगी। तो 168 सेकेंड्स के बाद वो दोबारा बजेंगी गाइस। अब 168 की यहाँ पर सेकेंड्स में बात हो रही है, बट यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस है वो मिनट्स की फॉर्म में है। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर होते हैं गाइस 60 सेकेंड। तो हम 168 को सप्लिट कर सकते हैं किस फॉर्म में, 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितना हो गया गाइस, 120, 120 प्लस 48 कितना हो गया, 168। तो पहले 60 सेकंड के बजाय मिला हमें 1 मिनट, दूसरे 60 सेकंड की बजाय मिला हमें दूसरा मिनट। मतलब कि अभी तक हम अगर बात की है तो 168 सेकंड की बात हुई है। 168 सेकंड मतलब 2 मिनट और 48 सेकंड। तो 2 मिनट और 48 सेकंड कब की बात की गई है, बेस वैल्यू की। जैसे कि उन्होंने दोबारा कब बजी थी वो एक साथ, 12 बजे। तो 12 बजे के फर्दर 2 मिनट
48 सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ साइमल्टेनियसली बजेंगी, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 12 आवर्स 2 मिनट एंड 48 सेकंड। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था गाइस, इसके भी आने के चांसेस रहते ही हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमन, बिमल एंड क्रिस लिव इन अ लार्ज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। वन ऑफ देम इज अ लॉयर। उनमें से एक पर्सन जो है वो लॉयर है, मतलब आपका ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पजल्स की फॉर्म में है। और उनमें से एक पर्सन जो है वो डॉक्टर भी है और एक पर्सन जो है वो क्या है, बिजनेसमैन। तो आगे इंफॉर्मेशन गिवन की गई है कि अमन एंड क्रिस प्ले कार्ड्स टुगेदर। तो मैं ये पूरा नाम नहीं मेंशन करूंगा गाइस, यहाँ पर नेम्स जो है वो कौन कौन से हैं, अमन, बिमल एंड क्रिस। तो मैं इन्हें सिंपली ABC की फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि अमन एंड क्रिस प्ले कार्ड्स टुगेदर एवरी संडे। अमन और क्रिस जो है हर संडे को जो है वो कार्ड्स खेलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या गिवन है, वाइल बिमल एंड क्रिस लिव नेक्स्ट टू ईच अदर एंड आर गुड फ्रेंड्स। और बिमल और क्रिस जो हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक साथ ही एक दूसरे के घर के पास रहते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, और दोनों के दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछी गई है, द लॉयर एंड द बिजनेसमैन डोंट नो ईच अदर। लॉयर और बिजनेसमैन जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकला गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ए जो है वो सी के साथ कार्ड्स खेलता है, मतलब ए तो सी को जानता ही है। बी जो है वो सी का फ्रेंड है क्योंकि वो उसका नेबर है, मतलब ए सी को भी जानता है, बी भी सी को जानता है, मतलब कि जो ए और बी हैं वो मे भी एक दूसरे को ना जानते हों, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि लॉयर एंड बिजनेसमैन डोंट नो ईच अदर। तो जो ये लॉयर और बिजनेसमैन का प्रोफेशन है ये दोनों में से किसी ना किसी एक का होगा, या तो ए का होगा या तो बी का। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि सी जो है वो कौन है, एक डॉक्टर है। अभी हमें लॉयर का कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन है, ना ही बिजनेसमैन का कंफर्म है। बट आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है गाइस, अमंग द थ्री बिमल इज द ओनली वन हु डिड नॉट स्टडी आफ्टर 10th। बिमल जो है वो 10th क्लास के बाद आगे कंटिन्यू उसने अपनी स्टडी नहीं की है। अब हमारे पास देखा जाए तो दो ही प्रोफेशंस रहे, क्योंकि जो डॉक्टर है वो कौन हो चुका है, सी। अब लॉयर जो है एक पढ़ा लिखा इंसान होता है गाइस। अब बिजनेसमैन तो कोई भी हो सकता है गाइस, पढ़ा लिखा भी हो सकता है या अनपढ़ इंसान भी हो सकता है। तो बिजनेसमैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि बिमल जो है उसने अपनी क्लास 10th के बाद स्टडी को आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। अब लॉयर जो है वो प्रोफेशन हो गया, पढ़े लिखे ही इंसान होते हैं लॉयर्स भी, तो जो लॉयर का प्रोफेशन है वो किसका रहेगा, ए का रहेगा। क्योंकि बी जो है वो एक बिजनेसमैन है, तो मे भी हम कह सकते हैं कि वही एक पर्सन है जिसने अपनी 10th क्लास के बाद स्टडीज को कंटिन्यू नहीं किया था। तो आगे हमसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, कौन सी फॉल्स हो सकती है, तो यहाँ पर प्रोबेबली पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जो है वो अमन नोज बिमल। तो पहला जो कह रहा है कि अमन जो है वो बिमल को जानता है, तो ये सही नहीं है गाइस, क्योंकि वो एक फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि लॉयर एंड बिजनेसमैन डोंट नो ईच अदर। बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हुआ कि ये ऑप्शन जो है वो गलत हो सकता है। बाकी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है बिमल इज द बिजनेसमैन। बिमल जो है वो एक बिजनेसमैन है, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है। अमन इज द लॉयर, अमन जो है वो एक लॉयर है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और क्रिस जो है वो एक डॉक्टर है, ये भी करेक्ट हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा 10th क्वेश्चन है आज के दिन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये कैटेगरी जो है वो गाइस क्लासिफिकेशन की है, या आपने सुना होगा काफी बार फाइंड आउट द ओड वन आउट। तो हमें देखना होगा इन चारों में से ओड वन ऑप्शन कौन सा है। तो ये अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, ओड वन आउट का। वो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है क्लासिफिकेशन, तो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको A to Z हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। कि जैसे कि हमारे पास पहला ऑप्शन गिवन है, मैं उसकी डायरेक्टली पोजीशन वैल्यू से लिख देता हूँ। ACEG मतलब 1
3, 5, 7। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें हर एक लेटर जो है 2 के गैप में है। और बी ऑप्शन जो है वो क्या गिवन है, जी का प्लेस क्या होता है 7, I 11 एंड 13। तो सिमिलैरिटी मिली आपको ए और बी ऑप्शन में, 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13, मतलब ये भी 2 के गैप में है। और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास वैल्यूज जो है वो क्या है 16, 18, 19 एंड 21, दैट इज PRS एंड U। अब देखा जाए यहाँ पर जो है वो कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही, क्योंकि बाकी दो ऑप्शंस में जो है वो कॉन्टिन्यूटी बन रही थी। किसकी कॉन्टिन्यूटी बन रही थी, 2 के इंक्रीमेंट की। बट यहाँ पर पहले दो में 2 का इंक्रीमेंट आया, फिर आपका 1 का इंक्रीमेंट आया, फिर 3 का इंक्रीमेंट आया, जो कि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहा। तो यही आपका जो है वो ऑड वन आउट है। सेफ्टी के लिए आप अपना फोर्थ ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास हैं लेटर्स M, प्लेस वैल्यू 13, 15, 17 एंड 19। तो ये भी देखिए 2 के गैप में आ रहे हैं। तो हमारा आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर लिखा गया है कि इफ इट रेन्स एट नाइट, अगर रात को बारिश होती भी है, देन द नेक्स्ट मॉर्निंग इज ऑलवेज क्लाउडी। तो मतलब कि जो अगली सुबह होती है, जिस दिन रात को बारिश होगी तो अगली सुबह जो होती है वो हमेशा ही क्लाउडी ही होता है। तो मतलब कि बादलों से घिरा होता है। तो द मॉर्निंग टुडे इज क्लाउडी। तो यहाँ पर अगली इंफॉर्मेशन है कि आज मॉर्निंग में जो मौसम था वो क्या था, एक क्लाउडी था। तो मतलब बादल से घिरे हुए थे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इट मस्ट बी हैव रेन्ड लास्ट नाइट, कि हो सकता है कि कल रात जो है या पिछली रात को जो है वो बारिश हुई हो। तो पिछली रात को अगर बारिश हुई होगी तो यही तो लिखा गया है कि अगली मॉर्निंग में जाके जो है वो मौसम जो है वो क्या होता है, क्लाउडी होता है। तो मे बी आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हुआ। बट आगे देखें, इट मे हैव रेन्ड लास्ट नाइट, मे हैव हो सकता है, तो ये प्रोबेबल टर्म है। बट यहाँ पर स्टेटमेंट में डेफिनेट हमें बोला गया है कि जिस रात को बारिश होती है उससे अगले दिन जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा क्लाउडी होता है। मे हैव हो सकता है, मतलब ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या पता ना भी होता हो। थर्ड ऑप्शन है इट विल रेन टुनाइट, आज रात को बारिश होगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं था। इट विल नॉट रेन टुनाइट, आज रात बारिश नहीं होगा, बट यहाँ पर आज रात की नहीं पिछली रात की बात की गई है, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन आज के सेशन का, जिसमें कि डाटा गिवन है, विच एवर बुक मिस्टर ए रीड्स मिस्टर बी ऑल्सो रीड्स दैट बुक। कि जो बुक ए रीड करता है वही सेम बुक जो है वो कौन रीड करता है, बी भी वही रीड बुक करता है। और आगे गिवन है विच एवर बुक मिस्टर बी रीड्स, और जो बुक जो है मिस्टर बी रीड करता है और वही सेम एज इट इज बुक जो है वो कौन रीड करता है, मिसिज सी। तो अल्टीमेटली देखा जाए जो बुक ए पढ़ता है वही बी भी पढ़ता है, और जो बी पढ़ता है वो कौन पढ़ता है, सी। तो अल्टीमेटली अगर जो भी बुक ए पढ़ेगा वो सेम एज इट इज बुक जो है वो सी भी पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि ए वाली बुक जो है वो बी भी पढ़ेगा और बी वाली बुक जो है वो सी भी पढ़ेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो सॉरी, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन था, सॉरी गाइस आपको मिस्टेक ना हो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अभी अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चंस ने ऑप्शंस नहीं देखे हैं। तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या गिवन है, मिस्टर बी हैज नॉट रेड द शिवा ट्रायोलॉजी। मिस्टर बी ने कौन सी बुक नहीं पढ़ी, शिवा ट्रायोलॉजी नहीं पढ़ी, सो मिसिस सी कुड नॉट हैव रेड इट। अब जब बी ने ही नहीं पढ़ी तो सी भी कहाँ से पढ़ लेगी, क्योंकि यहाँ लिखा था कि जो बुक बी पढ़ेगा वही बुक कौन पढ़ेगा, सी। तो यही आपका आंसर हो सकता है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी क्रॉस चेक करते हैं आगे क्या गिवन है, मिस्टर बी हैज रेड द हैरी पॉटर सीरीज सो मिस्टर ए मस्ट हैव रेड इट। अगर मिस्टर बी ने हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ी है तो मिस्टर ए ने भी इसे पढ़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, क्योंकि जो बुक ए रीड करता है वही सेम बुक कौन रीड करता है, बी भी रीड करता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है मस्ट हैव है गाइस, प्रोबेबली बात कर रहे हैं इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता।
हमें क्या देखना था, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो हमारा इस फर्स्ट वाला अभी तक ट्रू था, तो थर्ड ऑप्शन है मिसिस सी हैज नॉट रेड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, मिस्टर ए कुड नॉट हैव रेड इट आइदर। तो उसे भी नहीं पढ़ा हो सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। आगे गिवन है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, मिसिस सी हैज रेड ऑल द बुक्स रिटन बाय पोलो, मिस्टर ए मस्ट हैव रेड ऑल द एज वेल। मतलब अगर मिसेस सी ने सारी की सारी बुक्स पढ़ी हैं रिटन बाय पोलो, तो मिस्टर ए ने भी वही बुक जो हैं वो पढ़ी हो सकती हैं। बट यहाँ पर फिर से इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल ऐसी, क्योंकि जो बुक रीड करता है बी, वही सेम बुक कौन रीड करता है, सी भी पढ़ता है गाइस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जो गिवन था कि मिस्टर बी हैज नॉट रेड द शिवा ट्रायोलॉजी, जिसने शिवा ट्रायोलॉजी नहीं पढ़ी है, किसने, मिस्टर बी ने। सो मिसिस सी जो है वो उसको नहीं पढ़ेगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने, इन अ लैंग्वेज वॉच इज स्पेल्ड एज। तो वॉच का कोड हमें गिवन है, ये आपकी टाइप है गाइस कोडिंग डिकोडिंग की। ये भी चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वर्ड्स के कोड्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन है कि वॉच इज रिटन एज WBSCI। तो जिसमें कि आपका जो कोड क्या बना है गाइस, जो आपका पहला लेटर है वो सेम एज इट इज रखा गया, बट जो नेक्स्ट लेटर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया गया है। फिर अगले लेटर में जो है वो 1 का डिक्रीमेंट किया गया है, टी का प्रीवियस लेटर है। फिर फोर्थ लेटर को सेम एज इट इज रखा गया है, और जो फिफ्थ लेटर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया गया है। तो जो चेंजेस आपकी इस वर्ड के अंदर है वही सेम चेंजेस आपको बतानी है। देन क्लोक इज स्पेल्ड एज, क्लोक को किस तरह से लिखा जाएगा। तो क्लोक का कोड क्या रहेगा गाइस, इस वर्ड का रेफरेंस लेते हुए देख सकते हैं, आपका पहला और फोर्थ लेटर सेम थे, तो यहाँ पर पहला और फोर्थ लेटर जो है वो आपका सेम रहेगा। सेकेंड लेटर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट लगा, तो एल का अगला लेटर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो लेटर कौन सा आएगा यहाँ पर, एम, क्योंकि यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट लगा। और फोर्थ लेटर में भी आपका 1 का इंक्रीमेंट लग रहा है गाइस, तो के में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा गाइस, एल। और जो मिडिल का लेटर है उसमें क्या किया गया था, -1, मतलब कि ओ का अगर हम प्रीवियस लेटर देखें तो वो कौन सा आ गया गाइस, -1 करेंगे तो एन। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, CMNCL, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे। 13 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, और भी बहुत बाकी हैं गाइस। बहुत से क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए आपके क्वांट और रीजनिंग को मिला के आपके 45 to 50 क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हमने सिर्फ 13 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपके लिए भी हेक्टिक रहेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को समझना। तो हम उन्हें पार्ट्स में स्प्लिट करके ही पढ़ते रहेंगे, जितने भी हमारे टॉपिक में या जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये आपका जो सेशन था वो एग्ज़ाम हमने पिक किया है प्रीवियस ईयर PPSC 2018 का। चाहे आप क्वेश्चन पेपर इंटरनेट से ढूंढ के क्वेश्चंस को मैच कर भी सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और हम ऐसे ही आपके सामने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक माइंडसेट बने, आपको एक हेल्प मिल सके कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी तक के लिए गाइस, गुड डे एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।